वो ऋषभ से नजरें चुराने लगी, साथ ही उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी। पर आज चाहकर भी वो खुद से ऋषभ को अलग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जज्बातों का सैलाब उसके दिल में भी उमड़ रहा था। दोनों के ही दिल एक दूसरे के करीब आने के लिए बेताब थे। वहीं ऋषभ ने जब मानवी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान देखी तो उसके दिल को सुकून आया। यही तो चाहता था वो, कि मानवी उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानना छोड़ दे और उस गिल्ट से बाहर आए। इसीलिए उसने मानवी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से बातें की। ऋषभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर मानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो खुलकर ऋषभ के साथ इस पल को जीना चाहती थी। वहीं ऋषभ भी उसकी मंजूरी पाकर अगला कदम उठाने को तैयार था। दोनों के ही होंठ एक दूसरे से मिलने वाले थे कि तभी अचानक से रूम का दरवाजा ओपन हो गया, जिसे सुनकर मानवी जल्दी से ऋषभ से अलग होकर दीवार की तरफ मुंह करके अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगी। वहीं ऋषभ गुस्से में सामने खड़ी नर्स को घूरने लगा, जो कि उसे इंजेक्शन देने आई थी। वहीं नर्स उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऋषभ से बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपको इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है। इतना कहकर वो ऋषभ के पास आई और उसे इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगी। वहीं ऋषभ अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिन्हें महसूस कर वो नर्स अंदर ही अंदर डर रही थी। वहीं ऋषभ के इस रिएक्शन से मानवी को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया हुआ था। इंजेक्शन देने के बाद वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ऋषभ से बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? तो ऋषभ, जो कि पहले से ही उससे चिढ़ा बैठा था, वो उसे घूरते हुए बोला, मेरी तबीयत तो ठीक है मिस, लेकिन अगर आप अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी बात का मतलब समझते ही नर्स हड़बड़ा गई और बोली, ओके सर, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने मानवी की तरफ देखा, जो अपना मुंह छुपाए हल्का हल्का हंस रही थी। उसे हंसते देख ऋषभ चिढ़ते हुए उससे बोला, ओ मैडम, अगर आपका हंसना हो गया हो तो क्या आप यहाँ आकर इस बेड को थोड़ा ऊंचा करने का कष्ट करेंगी? इस पर लेटे लेटे मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। हाँ, मैं करती हूँ। इतना कहते हुए मानवी ने बेड के पास आकर ऋषभ के बेड को थोड़ा ऊंचा कर दिया और उसे सहारा देते हुए उसकी पीठ के पीछे पिलो लगा दिया, जिससे उसे बैठने में कोई तकलीफ ना हो, और सूप को उठाकर ऋषभ के पास ले आई। वहीं ऋषभ ये सब करते हुए मानवी को एक टक देख रहा था, और मानवी को अपनी इतनी केयर करते देख उसके दिल को सुकून भी मिल रहा था। कुछ पता चला हमें किडनैप करने के पीछे और आप पर हमला करने वाले लोग कौन थे? खुद को एक टक देख रहे ऋषभ को सूप पिलाते हुए मानवी बोली। पहले ऋषभ उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर मानवी से बोला, इन सब के पीछे अनुष्का और मेरे कंपटीटर विक्रम का हाथ है। अनुष्का नाम सुनकर मानवी के हाथ ही रुक गए और वो ऋषभ को देखने लगी। वहीं ऋषभ आगे बोला, हमसे बदला लेने के लिए अनुष्का ने हमें किडनैप कराया, जिसके लिए उसने राका को हायर किया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, राका ने खुद अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूला है, साथ ही अनुष्का के खिलाफ सबूत भी दिए हैं। तो मानवी परेशान होते हुए ऋषभ से बोली, अगर आपको इतनी सारी बातें पता है तो फिर आपने पुलिस से अनुष्का के खिलाफ कोई एक्शन लेने को क्यों नहीं कहा? मैंने सुना है आपने उनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं किया है। तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, वो इसलिए मिसेस सहगल, क्योंकि आपके पति को अपने दुश्मनों को खुद ही सजा देना पसंद है। इस बार उन्होंने मुझे मात दी क्योंकि मेरा सारा ध्यान आप पर लगा हुआ था, वरना मजाल है कि आज तक कोई मेरे एक बाल को भी छू पाया हो। इसीलिए उन्होंने जो किया है उसकी उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी से मौत के लिए तड़पेंगे, और वो मैं उन्हें अपने तरीके से दूंगा। तब तक उन्हें कुछ दिन शांति से जी लेने दो, क्योंकि इसके बाद उनकी जिंदगी में ऋषभ सहगल ऐसा तूफान लाएगा जो उन्हें इस दुनिया से उड़ा ले जाएगा। उसकी बात पर मानवी कुछ नहीं बोली। वहीं उसे कुछ ना बोलते देख ऋषभ समझ गया कि वो अभी भी परेशान है, इसीलिए वो वापस से उसे तंग करने के लहजे में बोला, वैसे एक चीज उन्होंने अच्छी की, देखो ना, मुझे एक गोली लगी तो तुम मेरे इतने करीब आ गई, तुम्हारी सारी बेरुखी खत्म हो गई। काश एक और गोली लगी होती जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगा देती, और फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत में आखिरी सांस। वो इतना ही कह पाता कि मानवी ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। ऋषभ उसकी तरफ देखता है तो वो ना में अपना सर हिला देती है। कुछ पल दोनों यूं ही खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे।
थोड़ी देर बाद मानवी ने उसे सूप पिलाकर वापस से लिटा दिया। थोड़ी देर में ही ऋषभ को इंजेक्शन के असर से नींद आ गई। वहीं मानवी सोफे पर बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और ऋषभ को हॉस्पिटल में 1 हफ्ता हो चुका था। उसकी तबीयत अब पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। इन बीते दिनों में मानवी ने पूरे दिल से उसका ख्याल रखा था। अब ऋषभ को लेकर उसकी फीलिंग और भी स्ट्रांग हो गई थी। वो अब ऋषभ के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो उसे अपने अतीत का सच बताना चाहती थी। आज ऋषभ को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जिसके बाद वो अपने प्राइवेट चॉपर से सीधे मुंबई जाना चाहता था। उसके सारे एम्प्लॉय पहले ही उससे मिलकर मुंबई जा चुके थे। बाकी के फैमिली मेंबर्स भी पहले ही मुंबई के लिए निकल चुके थे, सिवाय मानवी के। वो अब ऋषभ को एक भी पल अकेला छोड़कर नहीं गई थी। उसका सुबह का नाश्ता से लेकर रात के खाने और दवाइयों का सबका ख्याल वो ही रखती थी। वहीं ऋषभ मानवी के इस बदले हुए रूप से बेहद खुश था। दोनों के रिश्ते की इस वक्त एक नई शुरुआत जो थी। इस वक्त दोनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। डॉक्टर ऋषभ की फाइल देखते हुए ऋषभ से बोले, वैसे तो अब आप पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप वापस जाने के बाद अपने ऊपर वर्कलोड थोड़ा कम लें और 1 आध हफ्ते घर से ही काम करें, क्योंकि अभी आपका घाव पूरी तरह से भरा नहीं है। इसीलिए वर्क का प्रेशर कम लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप जल्द ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। इतना कहते हुए मानवी ने उनकी फाइल उनके हाथ से ले ली और ऋषभ के साथ उनके केबिन से बाहर आ गई और दोनों लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर आ गए, जहां उनका चॉपर पहले ही तैयार खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ निशा पब में बैठी बेहद गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसकी दोस्त आयशा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। आयशा ने उसके हाथ से ग्लास छीनते हुए गुस्से से कहा, अरे बस कर निशा, और कितना पिएगी? तेरे इस तरह यहाँ बैठकर ड्रिंक करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना, बल्कि तेरी सेहत बिगड़ जाएगी यार। इसीलिए प्लीज शांत हो जा। तो निशा गुस्से में ग्लास को वहीं टेबल पर पटकते हुए बोली, अरे तो और क्या करूं? मैंने उस कमीने विक्रम के लिए ऋषभ को धोखा दिया और उस कमीने ने मुझे धोखा दिया और उस अनुष्का की बाहों में जाकर समा गया। उसकी वजह से मैंने ऋषभ के साथ प्यार का नाटक किया और वो धोखेबाज साला और अब खुद उस अनुष्का के साथ मजे कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुझे क्या मिला? मेरा ऋषभ भी मुझसे दूर हो गया, वो भी अब मानवी का हो गया, और तू कह रही है कि मैं शांत रहूं? तो आयशा उसे समझाते हुए बोली, देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि उस विक्रम पर भरोसा करके ऋषभ जैसे पावरफुल आदमी से पंगा मत ले, लेकिन तू नहीं मानी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे पास अभी भी वक्त है। ऋषभ को इस वक्त तेरे कारनामे के बारे में नहीं पता, इसीलिए तू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जा, जैसे ऋषभ ने मानवी के साथ किया है, क्योंकि वो विक्रम तेरे लायक नहीं है और अब ऋषभ भी तेरा नहीं हो सकता। इसीलिए बात को समझ। आयशा की बात सुनकर कुछ देर निशा शांत रही, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही जुनूनी भाव दिख रहे थे। वो आयशा को देखते हुए बोली, विक्रम ने जो भी मेरे साथ किया, उसके बाद मैं खुद भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। मैं उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन सबको ले जाकर ऋषभ को दे दूंगी, लेकिन ऋषभ को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो मेरा है, उस मानवी का नहीं। उसकी जुनून भरी बातें सुनकर आयशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो निशा से कुछ कहने ही वाली थी कि निशा ने उसे इग्नोर कर अपना क्लच उठाते हुए वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ और मानवी मुंबई पहुंच चुके थे। जैसे ही उनकी कार सहगल मेंशन पहुंची तो मानवी ने अपने कंधे पर सर रखकर सो रहे ऋषभ को देखा, जो गहरी नींद में था। उसकी नजदीकी से पहले ही मानवी का दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था और ऋषभ इन सब से बेखबर अपने ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। मानवी ने धीरे से उसके कंधे पर टैप करते हुए उसे हिलाया। तब ऋषभ ने कुनकुनाते हुए अपनी आंखें खोली तो मानवी धीरे से बोली, घर आ गया है। तो ऋषभ उठकर सीधा हो गया। वहीं इतना कहकर मानवी ने कार का डोर खोला और खुद बाहर आई। फिर ऋषभ को सहारा देते हुए उसे बाहर निकाल लिया। वहीं ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाने चला गया। मानवी और ऋषभ दोनों दरवाजे पर आए तो जानवी जी ने उन दोनों को बाहर ही खड़े रहने को बोला और खुद आरती की थाली में आई। तो वहीं सरिता जी ने जल्दी से आकर ऋषभ की नजर उतार दी। वहीं जानवी जी ने आकर ऋषभ को टीका लगाया, फिर उसकी आरती उतारी।
फिर मानवी के साथ उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले गई क्योंकि अभी जख्म हरा था। इसीलिए जानवी जी मानवी के साथ ऋषभ को उसके कमरे में ही ले गई। तो ऋषभ बेड पर बैठते हुए उनसे बोला, माँ, पापा और दादू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? उसकी बात पर वो बोली, हाँ बेटा, तेरे दादू ऑफिस चले गए क्योंकि तू इतने दिन से यहाँ नहीं था, इसीलिए घर के किसी मेंबर का वहाँ होना जरूरी था। और तेरे पापा तेरी बुआ को लेने गए हैं। तेरी हालत के बारे में जानकर वो बहुत परेशान हो गई, इसीलिए यहाँ आने की जिद पर अड़ी हुई थी। उनकी बात सुनकर ऋषभ बस अपनी बुआ जी के नेचर को याद करते हुए सर हिलाकर रह गया। थोड़ी देर बात करने के बाद जानवी जी नीचे सरिता जी के पास चली गई। वहीं मानवी भी फ्रेश होकर नीचे जाकर किचन में जानवी जी की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मानवी जब ऋषभ के लिए लंच लेकर आई तो ऋषभ को देखकर गुस्से से भर उठी। ऋषभ सोफे पर बैठा हुआ अपने कान में ब्लूटूथ लगाए सामने लैपटॉप में काम कर रहा था। साथ ही लगातार किसी को ब्लूटूथ के जरिए इंस्ट्रक्शंस भी देते जा रहा था। जब मानवी ने ऋषभ के सीने पर गौर किया तो उसे ऋषभ पर बहुत गुस्सा आया। अपने काम के चलते उसने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर खिंचाव होने की वजह से उसके घाव से खून निकलने लगा था, जिसके धब्बे उसकी व्हाइट शर्ट पर लग चुके थे। मानवी गुस्से में दंदनाते हुए ऋषभ के पास आई और उसके लैपटॉप को बंद कर झटके से उससे दूर कर दिया। ऋषभ, जिसके हाथों से एकदम से लैपटॉप छीन लिया गया था, वो नाखुश भरे भाव से मानवी को देखने लगा, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। अरे, ये क्या हरकत है? काम क्यों नहीं करने दे रही हो मुझे? खींचते हुए ऋषभ बोला। अच्छा, मेरी हरकत दिख रही है आपको? और आप क्या कर रहे हो? क्या इसीलिए जिद करके अपने पैसों के घमंड पर आपने डॉक्टर से छुट्टी ली थी और इसी वजह से जिद करते हुए वापस मुंबई आने को कहा था, ताकि आप यहाँ आकर अपनी सेहत का ध्यान न करते हुए काम में जुट जाएं? अरे, आपको कुछ अकल है कि नहीं? जरा खुद को देखिए, घाव से खून रिस रहा है, लेकिन आप हैं कि बेपरवाह होकर काम में लगे हुए हैं, जबकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था अभी आपको आराम की जरूरत है, फिर भी आप। फिर वो क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए ऋषभ से बोली, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं आप? जल्दी से शर्ट उतारिए, तब तक मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं ऑफिस में बैठे लोगों ने जब ऋषभ को किसी से डांट खाते सुना तो वो लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन है जो ऋषभ को क्लास लगाने की हिम्मत कर सके। वहीं अखिलेश जी ने जब मानवी की आवाज सुनी जो कि ऋषभ को डांट रही थी तो वो हंसने लगे। पीयूष का भी सेम यही हाल था, वो अपना मुंह दबाते हुए अपनी हंसी रोक रहा था। वहीं जब ऋषभ ने अपने दादाजी की हंसने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से कान पर से ब्लूटूथ निकालते हुए उसे बंद कर दिया। तब जाकर उसने अपना ध्यान खुद पर दिया तो देखा सच में उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। मानवी की बात सुनकर ऋषभ ने अब नीचे झुककर अपनी शर्ट को देखा। तब जाकर उसने अपना ध्यान खुद पर दिया तो देखा सच में उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। तभी मानवी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई तो देखा ऋषभ अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। तो वो उस पर फिर से गुस्से में चिल्लाई, अब क्या आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा ऋषभ जी कि आपकी ड्रेसिंग करनी है? तो कृपया अपनी शर्ट उतारिए। उसकी आवाज से ऋषभ अपने सेंसेस में वापस आया और हाँ हाँ करते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, लेकिन उससे खुल ही नहीं रहे थे। तो झुंझलाते हुए मानवी उसके पास आई और ऋषभ के हाथों को झटक कर अपने हाथ से बटन खोलते हुए उससे गुस्से में बोली, आप ना सिर्फ बातों के शेर हैं, बाकी काम में ढेर हैं। बताइए, बटन तक नहीं खुल रहे आपसे और बातें बड़ी बड़ी करवा लो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हाँ। इतना कहते हुए उसने अपना सर उठाकर ऋषभ को देखा जो एकटक उसे ही देख रहा था। अब जाकर मानवी को अपनी और उसकी पोजीशन का ख्याल आया। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए थे, इतना कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। तो मानवी झटके से ऋषभ से दूर हो गई और हकलाते हुए ऋषभ से बोली, अब सॉरी, वो मैं एक काम कीजिए, आप ड्रेसिंग कर लीजिए, तब तक मैं नीचे जाती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषभ, जो उसके खुद से दूर जाने से नाखुश होकर उसे घूर रहा था, उसने जल्दी से हरकत करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके साथ ही मानवी की सांसें थम सी गई और ऋषभ की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ऋषभ ने मानवी से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम यहाँ से चली गई तो ड्रेसिंग कौन करेगा?
अब जब शर्ट तुमने खोली है तो ड्रेसिंग भी तुम ही करोगी ना, और वैसे भी चोट लगी है मुझे, तो मैं ड्रेसिंग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, इतना कहकर वो वापस से सोफे पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर मानवी पलटते हुए अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, क्यों? चोट तो आपके चेस्ट पर लगी है, पर हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और जहां तक मुझे पता है, किसी भी काम को करने के लिए हाथों की जरूरत होती है, तो फिर आप ड्रेसिंग क्यों नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी आपके लिए 10 नौकरों को बुलाऊं? मानवी की बात सुनकर ऋषभ चिढ़ गया और वो चिढ़ते हुए उससे बोला, तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम्हारा फर्ज है मेरी केयर करना, और एक पट्टी बांधने से तुम थक नहीं जाओगी। फिर मानवी को चिढ़ाते हुए बोला, इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था, वहां पर रोजी मेरी हर एक जरूरत का कितने अच्छे से ख्याल रखती थी, पर पता नहीं मोहब्बत के किस दुश्मन ने उसे वहां से शिफ्ट करा दिया और उसकी जगह उस मोटू को रख दिया। उसकी बात सुनकर मानवी झेंप गई। आखिर उसके ही कहने पर तो रोजी की ड्यूटी ऋषभ के पास से हटाई गई थी, क्योंकि उसे ऋषभ का रोजी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा था। जब भी वो दोनों करीब होते तो मानवी के चेहरे पर हमेशा जलन देखने को मिलती। पर फिर अपनी बात को संभालते हुए वो चिढ़ते हुए ऋषभ से बोली, हाँ तो बुला लीजिए ना अपनी रोजी को, एक वही तो है जो आपकी केयर करती है, बाकी सब तो बेकार हैं। मैं तो फालतू में बैठी हूँ। तो ऋषभ को उसके चेहरे पर जलन देखकर मजा आने लगा और वो मानवी को परेशान करने के लिए जानबूझकर झूठी आह भरते हुए बोला, आह, काश मैं उसे यहाँ बुला पाता तो मुझे अब तक इस घाव का इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर रोजी होती तो अब तक तो मेरे दर्द पर अपने प्यार का मरहम लगा चुकी होती। खैर, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं ना माँ को बोलता हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छी सी नर्स हायर कर ले, जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और मुझे दर्द।